हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। गाइस, पिछले 2-3 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए, टाइम की प्रॉब्लम थी, बट कोई नहीं। इधर जितने जो भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट छूटे होंगे वो मैं अपने लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर में मेंशन कर दिया करूँगी, तो उसकी टेंशन आप लोग को नहीं लेनी है। वो मैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूँगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है, वहाँ से इस लेक्चर से, इस आज के लेक्चर की बात कर रहे हैं खाली, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो बस आप देखते रहिए। बाकी जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लक्ष्य तक आपके साथ नाम से ही है, तो वो जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका जो PDF है वो हमें इस आपके चैनल में मिल जाएगा। ये देखिए। और यहाँ पर दूसरा फ़ायदा क्या होगा आप लोगों के लिए कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप दिन भर कुछ ना कुछ यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ये बेनिफिशियल होगा। तो जा कर के ज्वाइन कर लीजिए जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमारी डेली की मोटिवेशन लाइन होती है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आज का देखते हैं क्या है हमारी मोटिवेशनल लाइन। थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौटूंगा, ये ज़िंदगी तू देख, मैं फिर जीतूंगा। क्या होता है, क्या कह रहा है कि थोड़ा डूबूंगा, डूबूंगा, बिल्कुल डूबूंगा, और टूटूंगा भी, लेकिन क्या होगा, मैं फिर वापस लौटूंगा। ये नहीं कि एक बार मैं हार गया, असफल हो गया तो मैं निराश हो जाऊँ, बिल्कुल नहीं। मैं फिर वापस लौटूंगा, क्योंकि ये ज़िंदगी तू देख, मैं फिर जीतूंगा। और इस ज़िंदगी को मुझे दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन विन, मैं जीत सकता हूँ, और डेफिनेटली मैं जीतूंगा। तो बस हमें क्या करना है, लगातार कोशिश करते रहना है। बस यही हमारे लक्ष्य होना चाहिए कि लगातार कोशिश करो और अपने लक्ष्य, जो हमारा गोल है, हमारा एम है, उसको हम क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, गौरैया दिवस। गौरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, यहाँ मैंने विश्व मेंशन करना भूल गई, तो यहाँ आप देख लीजिए, वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। ये हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करना है, हमें वर्ल्ड है तो पूरी दुनिया में क्या करना है, इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। और क्या करना है, पक्षी की रक्षा करनी है। जागरूकता किस लिए बढ़ाना है, किसकी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। इस पक्षी की क्या करनी है, रक्षा करनी है। पहले देखा जा, कुछ साल पहले तक क्या देखा जाता था कि ये जो स्पैरो है, ये जो पक्षी है, ये जो चिड़िया है छोटी सी है, ये घरों में, लोगों के घरों में देखा जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पक्षी धीरे धीरे क्या है, विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है आपका ध्वनि प्रदूषण। रीज़न क्या है? ध्वनि प्रदूषण। इसी के कारण ये क्या है, ये स्पैरो जो है विलुप्ति के कगार पर है। अगर हम बात करें विश्व गौरैया दिवस की, जो कि हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो अगर इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो द नेचर फॉरएवर सोसाइटी के जो संस्थापक हैं, द नेचर फॉरएवर सोसाइटी के जो संस्थापक हैं, उनका नाम है मोहम्मद, उनका क्या नाम है, मोहम्मद दिलावर। इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो द नेचर फॉरएवर सोसाइटी के जो संस्थापक हैं मोहम्मद दिलावर, इन्हीं के द्वारा विश्व गौरैया दिवस की स्थापना की गई थी। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या कह रहा है, आगे और भी फैक्ट देख लेते हैं कि मतलब इसको शुरुआत कब की गई थी मनाने की, तो 2010 में स्टार्ट किया गया इसको मनाने के लिए, इस दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। क्लियर। और 2011 में क्या होता है, 2011 में वर्ल्ड स्पैरो अवार्ड की भी स्थापना की जाती है। और ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो क्या करते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण
पर्यावरण संरक्षण और जो ये प्रजातियां हैं उनके संरक्षण में क्या करता है, वो अपना योगदान देता है, तो उसे क्या किया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। और ये जो घरेलू गौरैया है, इसका जो विलुप्त हो रहा है, इसका जो पतन हो रहा है, इसी के बारे में क्या करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए ये मनाया जाता है। इतना तो आपको क्लियर। अब ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या है, इस बार की 2022 की थीम क्या रखी गई है। तो जो थीम रखी गई है वो है आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो, स्पैरोज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो गौरैया की आबादी है उसमें विलुप्ति क्यों हो रही है, गिरावट क्यों हो रही है, तो पहला रीज़न है आपका कीटनाशक क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कीटनाशक का ज़्यादा यूज़ होने लगा है। और दूसरी चीज़ क्या है आपका, सेकंड रीज़न क्या है, बिल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आ गई हैं, बदलाव आ गए हैं, ये एक रीज़न है। थर्ड आपका रीज़न क्या है, जो हम लोगों के घरों में बगीचे होते हैं, गार्डन होते हैं, उनमें क्या हो गई है, कमी आने लगी है। और फोर्थ रीज़न क्या है आपका, जो मोबाइल्स होते हैं, टीवी टावर्स होते हैं, उनसे जो क्या निकल रहा है, विकिरण निकल रहा है और उनके नेविगेशन से क्या कर रहा है, इनको प्रभावित करता है। तो ये सारे रीज़न है जो क्या कर रहे हैं, गौरैया के विलुप्ति के कारण है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और कुछ और फैक्ट बताते हैं कि 2012 में क्या हुआ था, 2012 में दिल्ली यानी कि दिल्ली में इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। दिल्ली में इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2012 में दिल्ली में राजकीय पक्षी गौरैया को। और कुछ और फैक्ट बताते हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं, सलीम अली। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही किसी लेक्चर में मैंने बताया था, 2-3 दिन पहले मैंने लेक्चर में ही अपने बताया था कि जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस जारी किया है, एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस, वो किसके द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो केरला के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये एक और है आपका साइंस का क्वेश्चन है कि जो पक्षियों का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देख ले रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में हाल ही में किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, मेडागास्कर में किया गया है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मेडागास्कर में क्यों किया गया है। तो ये जो हमारा 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी की, अमृत महोत्सव जिसको कह रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है आज़ादी का, तो उसी की स्मृति में, उसी को चिन्हित करने के लिए, उसी के याद में क्या किया गया है, मेडागास्कर की राजधानी में एक, यहाँ की जो राजधानी, वहाँ पर एक तिराहा है, हरित तिराहा। तो यहीं पर क्या किया गया है, इसका नाम, इस मेडागास्कर की राजधानी में जो हरित तिराहा है, इसी का नाम क्या किया गया है, महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो एक शब्द आया है ग्रीन, तो जहाँ भी ग्रीन आए उसका संबंध किससे हो जाएगा, उसमें जो पट्टिका वहाँ पे लगाई गई है उसमें हरा शब्द दिया गया है, ग्रीन शब्द दिया गया है। तो जहाँ भी ग्रीन शब्द है उसका मतलब क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। और किसके लिए, पर्यावरण को सेफ करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। ये ग्रीन का मतलब, वो जो अनावरण किया गया है और ग्रीन शब्द वहाँ डाला गया, उसका क्या मतलब, उसका क्या अर्थ है, सतत विकास और पर्यावरण को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। और इस पार्क का नाम क्या रखा गया है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। क्लियर। और इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया महात्मा गांधी के नाम पर, ताकि उनको क्या किया जाए, श्रद्धांजलि दी गई, उनको एक श्रद्धांजलि दी गई है, इस हिसाब से वहाँ पर एक इसका अनावरण किया गया है। और अगर बात करें मेडागास्कर पर है, तो इसकी राजधानी क्या है, पहले हम आपको मेडागास्कर दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट। ये है मेडागास्कर, जिसकी राजधानी क्या है,
एंटानानारियो, एंटानानारियो इसकी क्या है, कैपिटल है। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें, यहाँ की मुद्रा की बात करें, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो मालागासी, मालागासी ए रीरी, मालागासी ए रीरी। और अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें कि प्रेसिडेंट कौन है महाशय, तो वो है एंड्री राजो एलिना। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में 100% फंसेगा। 18 मार्च 2022 को जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग है। तो चलिए देख लेते हैं भारत का क्या स्थान है, कैसा है सब कुछ। तो पहले तो ये देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है, तो SDSN। अब आप कहेंगे ये क्या है SDSN, तो चलिए देख लेते हैं। SDSN जो है इसका मतलब है सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो ये ध्यान रखना है कि कौन जारी करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये संयुक्त राष्ट्र की है सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसी के द्वारा ये जारी की जाती है। और इस बार कौन सा इसका संस्करण है, तो 10वां संस्करण है इस बार जो जारी की गई है। क्लियर। अब देख लेते हैं इसमें क्या किया जाता है, खुशहाली का माप किया जाता है, मतलब खुशहाली को मापा जाता है कि किस हिसाब से खुशहाली को मापा जाएगा वहाँ पे, यानी कि देखा जाएगा कि पर व्यक्ति की आय क्या है, वहाँ समाज की स्थिति क्या है, वहाँ की GDP क्या है, कैसी है, और भ्रष्टाचार का क्या सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं और इस हिसाब से क्या किया जाता है, खुशहाली को देखा जाता है, उसका मापन किया जाता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि चलिए इतना तो हो गया, अभी भारत की रैंकिंग पढ़ने से पहले हम लोग जो देख लेते हैं कि टॉप कौन आए हैं। तो टॉप हम लोग 5 देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्ज़ाम में बता देता है कि आप बताइए कि ये इन चारों में से कौन मतलब टॉप 3 में नहीं है। तो एटलीस्ट हमको टॉप 5 देख करके चलना है, ताकि टॉप 3 आए, टॉप 4 आए, कोई भी है, हमारा क्वेश्चन स्किप ना होने पाए। तो टॉप 5 में पहला नंबर तो आप लोग को याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला है फिनलैंड। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं ताकि स्पेस मिले लिखने के लिए। फर्स्ट नंबर पर है फिनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, लगातार पाँचवीं बार टॉप पर बना हुआ है, आगे पीछे बिल्कुल भी खिसका नहीं है। सेकंड नंबर पर कौन है, डेनमार्क है। फिनलैंड, डेनमार्क। थर्ड नंबर पर है आइसलैंड। फोर्थ पर है आपका स्विट्ज़रलैंड। एंड 5 नंबर पर है नीदरलैंड। 5 नंबर पर है नीदरलैंड। फर्स्ट है फिनलैंड, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है आइसलैंड, फोर्थ है स्विट्ज़रलैंड, फिफ्थ है नीदरलैंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये तो मैंने बता दिया। अब टॉप 5 तो पता हो गया, अब सबसे अंतिम भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो पूरा ना पूछ करके लास्ट ही पूछ ले। तो लास्ट में जो है वो कौन है, अफ़गानिस्तान। लास्ट में क्या है, अफ़गानिस्तान, ये लास्ट में बना हुआ है, यानी कि लास्ट में, यानी 146 नंबर पर है ये। चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब सबसे ज़्यादा बात हमें किसकी जाननी है, सबसे ज़्यादा जरूरी भारत की रैंकिंग। तो भारत की रैंकिंग 136 इस बार है। अब इस बार एक बार क्या हुआ था एग्ज़ाम में, प्रेजेंट टाइम का ना पूछ करके लास्ट ईयर का पूछ लिया था। तो हमें प्रेजेंट एंड लास्ट दोनों का देख करके चलना है, यानी कि 2021 में ये इसकी रैंकिंग क्या थी, 139 थी। तो आपको लग रहा होगा कि 139 और इस बार 136 है, यानी कि कितना सुधार हुआ है, तो 3 अंकों का सुधार हुआ है। 3 अंक में क्या हुआ है, हम प्रोग्रेस किए हैं, सुधार किए हैं। तो 3 अंकों के सुधार से कोई मतलब नहीं है अभी देख लेते हैं क्यों मतलब नहीं है। क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है वो कौन सा है, पाकिस्तान। क्लियर है, तो बहुत से पड़ोसी देश, लेकिन हमें ज़्यादा देखा जाता है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की जो खुशहाली है, जो इसकी रैंकिंग है, वो है 121, यानी पाकिस्तान जो है वो भारत से ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो ये देखना है कि इसका 121 है और हमारा 136 है।
हाँ, पिछले साल के उसमें देखा जाए तो 3 अंकों का सुधार हुआ है, बट फिर भी ये क्या है, पाकिस्तान से पीछे है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और भी कुछ रैंकिंग है, जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, 85 है। डिजिटल स्किल रेडीनेस इंडेक्स में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग फर्स्ट है। भूखमरी में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग 101 है। तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा दिशांक ऐप विकसित किया गया है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐप की किसके द्वारा, क्यों, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऐप होंगे वही पूछे जाएंगे। जैसे कि इसमें रिकॉर्ड तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बोल रहा है कि क्या है कि दिशांक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। चलिए देख लेते हैं ये है क्या एक्चुअली दिशांक ऐप। तो ये क्या करेगा, जो दिशांक ऐप है, दिशांक क्या है, एक कर्नाटक के द्वारा विकसित किया एक एप्लीकेशन है जो क्या करेगा, जो भूमि रिकॉर्ड तक क्या करेगा, पहुंच सुनिश्चित करेगा। क्लियर। तो ये जो दिशांक ऐप है, ये कर्नाटक का जो राजस्व विभाग है, कर्नाटक का राजस्व विभाग, तो राजस्व विभाग की एक इकाई है जिसका नाम है SSLR। SSLR का मतलब सर्वे, सेटलमेंट, एंड L से लैंड और R से रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, यानी इसी में आपका क्या है, लैंड का क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। तो यही इसी के द्वारा, इसी इकाई के द्वारा ये क्या किया गया है, ये किया गया है। तो चलते हैं और देख लेते हैं। तो दिशांक ऐप को कर्नाटका स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली के तहत क्या किया गया है, इसको विकसित किया गया है। चलिए ये सब तो ठीक है, बस हमको याद क्या रखना है, कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा दिशांक ऐप अब किससे संबंधित है, कि क्या करना है, इसको जो भूमि का रिकॉर्ड है वहाँ तक क्या करेगी, इसकी आसान पहुँच सुनिश्चित होगी। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भूमि डेटाबेस है, भूमि डेटाबेस, तो अभी बता रहे हैं कि भूमि डेटाबेस क्या है, क्योंकि ये भी क्या है, कर्नाटका। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो, या तो पहले क्या कर लेते हैं, भूमि डेटाबेस देख लेते हैं। तो भूमि एक प्रोजेक्ट है, भूमि प्रोजेक्ट है, ये भी कर्नाटक सरकार की है। तो भूमि प्रोजेक्ट क्या है, ये कर्नाटक के भूमि रिकॉर्ड को क्या करती है, डिजिटाइज करने की एक परियोजना है। और ये परियोजना जो है, भूमि परियोजना जो है, ये भारत सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से ये क्या है, वित्त पोषित है। और इसको क्या किया गया था, जो NIC है, NIC का मतलब राष्ट्रीय सूचना केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा क्या किया गया था, इसको विकसित किया गया था भूमि परियोजना को। इसका उद्देश्य क्या था कि भूमि के जो रिकॉर्ड है उसको क्या करेंगे, जो रख रखाव है उसमें जो अक्षमता है, जो भ्रष्टाचार है, उसकी समस्या को खत्म करेंगे, स्पेशली कहाँ पर, ब्लॉक स्तर के जो कार्यालय हैं, ऑफिस है, वहाँ पर। क्लियर हो गया होगा। तो ये जो भूमि प्रोजेक्ट है, यानी कि जो दिशांक ऐप अब विकसित किया गया है, तो इस दिशांक इसके फ़ायदे क्या होंगे दिशांक एप्लीकेशन के, तो ये जो भूमि प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो इसमें जो दर्ज भूमि के रिकॉर्ड होगा उसकी जानकारी क्या होगी, इस एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिक को आसानी से मिल जाएगी। और इससे क्या होगा, जो भूमि के विवाद हैं उसको कम करने में मदद मिलेगी, और जो रिकॉर्ड है उसके रखरखाव में क्या होगी, पारदर्शिता आएगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और अगर बात करें, अगर क्वेश्चन हमारा आ ही गया है भूमि से संबंधित, तो डिस्कस कर लेते हैं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 9, अनुसूची 9। तो जो पहले मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी अनुसूची, 8 अनुसूची, और 9, 10, 11, 12 ये सब क्या की गई थी, संविधान संशोधन के थ्रू इसको ऐड किया गया था। तो पहला जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, पहला संविधान संशोधन 1951, इसी के द्वारा किया गया था, इस अनुसूची को जोड़ा गया था, इसी अनुसूची के तहत इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना है। और अभी क्या है, ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ से संबंधित है, ये भी कर्नाटका सरकार से है। अभी पिछले 2-3 दिन के लेक्चर में मैंने बताया था कि women@work जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। तो ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में कोविड-19 वायरस के नए सब वेरिएंट, अब क्या हुआ है, 2 वेरिएंट सामने आए हुए हैं कोविड-19 के, और कहाँ पे, इजराइल में आए हैं। तो पहले वो देख लेते हैं कि जो सब वेरिएंट मिले हैं वो कौन कौन से हैं, BA.1 एंड BA.2, BA.1 एंड BA.2। तो ये जो कोविड का नया स्ट्रेन कोविड-19 वायरस का जो ओमिक्रॉन वर्जन है, क्या बोला मैंने, ओमिक्रॉन वर्जन है, इसी के 2 सब वेरिएंट है, इसी के 2 सब वेरिएंट है जिसका नाम क्या है, BA.1 एंड BA.2। ये कहाँ पर मिले हैं, इजराइल में मिले हैं। इससे मतलब क्या, कैसे पता चल रहा है कि ये है, तो इस नए वेरिएंट से जो संक्रमित लोग हैं उनमें क्या है, फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक मिलेगा, एंड जो मांसपेशी है उसमें मांसपेशी डिस्ट्रोफी के क्या होंगे, बहुत से कम लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे क्या है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब परेशानी नहीं होती है, बस हल्का फुल्का देखने को मिलता है। और अभी क्या है, चीन में देखें तो बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस मिल रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फिर से फैलना स्टार्ट हो गया है। तो ये करंट की न्यूज़ है, तो इसलिए आपको बता दिया है, तो ये आपको क्लियर होगा। अब इजराइल है, तो इजराइल को मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर इसका, कहाँ पर ये सिचुएटेड, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, इजिप्ट के ऊपर है इजराइल, ये देखिए, ये इजराइल का, ये है इजराइल। तो इजराइल जो हमारा है, तो इसमें इजराइल के 2, इजराइल में क्या है, इजराइल का एक शहर है जिसका नाम है तेल अबीब, इजराइल का एक शहर है तेल अबीब, तो ये भी आपको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। और इजराइल मिस्र पहला ऐसा देश है जो इजराइल को क्या की माना, मुस्लिम देश माना। तो ऐसा कौन सा पहला देश है, मिस्र है, कई बार मैं बता चुकी हूँ और बार बार बता रही हूँ। और यहाँ पर क्या है, एक यरूशलम है, यरूशलम एक क्या है, पवित्र स्थान है इजराइल का। यहाँ पर ईसाई, मुस्लिम, यहूदियों का क्या है, ये पवित्र स्थान है। और यहाँ पर ही एक मंदिर है, पूछता है कि अल अक्सा मंदिर कहाँ सिचुएटेड है, तो अल अक्सा मंदिर कहाँ है, इजराइल में ही है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इजराइल में एक फल की किस्म पाई जाती है, वैसे यहाँ पर जो भी फल पाए जाते हैं वो रसदार होते हैं, रस ज़्यादा होते हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक किस्म पाई जाती है, रसदार फल की किस्म पाई जाती है जिसको कहते हैं जाफ़ा, संतरा की किस्म है जिसको जाफ़ा कहते हैं, तो यहीं पाई जाती है। और ये इजराइल का जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है, नागेव, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है नागेव मरुस्थल कहाँ है, तो इजराइल में है। और इजराइल में 2 सिटी है जिसका नाम है हैफा एंड तेल अबीब मैंने नाम लिया, तो एक हैफा और तेल अबीब, ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है तेल के लिए फेमस है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और इसी मतलब क्या नाम है इसका, इजराइल जो है, ये जो इजराइल है, इजराइल में ही आपको गाजा पट्टी एंड ये वेस्ट बैंक देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में बहुत डीप जाएंगे तो लेट हो जाएगा, इसको कभी बाद में डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे मैंने अपने जो शुरू से देख रहे होंगे उनको मैंने डिस्कस किया, उन्हें क्लियर होगा इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है, तो किसने जीता है, कैरोलिना विलावस्का ने जीता है, कैरोलिना विलावस्का। ये कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं, पोलैंड की। न्यूज़पेपर कटिंग मैंने यहाँ दे दिया है, इसको यहाँ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये हैं कैरोलिना विलावस्का, ये हैं, देखिए, ये देखिए, पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने क्या किया है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। और भारत की तरफ से जिसने प्रतिनिधित्व किया है वो वाराणसी की रहने वाली हैं जिनका नाम है मनसा। ये मतलब फाइनल में तो नहीं पहुंच पाई हैं लेकिन सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो ये किस रैंक में है, 11वें स्थान पर रही हैं। बाकी इसका ये किस नंबर का है, 17वें नंबर, 70 इसका 70 नंबर का ये संस्करण है। और ये कहाँ पर हुआ है, पुर्तो रिको में हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, पुर्तो रिको में, तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि जो रनर अप रही हैं, फर्स्ट रनर अप, उनका नाम है, वे अमेरिका की, यूएसए की कौन है, श्री सैनी।
श्री सैनी, ये क्या है, फर्स्ट रनर अप बनी है। और कोटे डी आइवर से ओलिविया एस हैं, ये दूसरी उप विजेता चुनी गई हैं। पहली विजेता मैंने बताया कैरोलिना, और सेकंड ओलिविया एस हैं, जो कि कहाँ से हैं, कोटे डी आइवर से हैं। और मनसा के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्या है इनका। चलते हैं और एक और क्वेश्चन 70 ही नंबर का क्या हुआ था, ये मिस वर्ल्ड मैंने बताया, मिस वर्ल्ड। और अभी कुछ दिन पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि मिस यूनिवर्स, एक मिस वर्ल्ड अलग होता है, मिस यूनिवर्स भी अलग होता है। तो ये जो बनी है ये कहाँ की बनी है, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, कौन, हरनाज संधू, हरनाज संधू। तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखना कि मिस वर्ल्ड अगर पूछे तो कैरोलिना बिलावस्का, और अगर मिस यूनिवर्स पूछता है तो वो कौन हो जाएंगी, हरनाज संधू चंडीगढ़ की। और ये भी 70वें नंबर का ही हुआ था, कहाँ पर, इजराइल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर का हुआ है 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की हाल ही में घोषणा, मतलब किसे प्रदान किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है, तो किसे, प्रोफेसर नारायण प्रधान, ये हैं प्रोफेसर नारायण प्रधान जी, इन्हीं को दिए जाने की घोषणा की गई है। और किस फील्ड में दिए जाने की घोषणा की गई है, किस क्षेत्र में इनका योगदान है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये 31वें नंबर का, ये भी ध्यान रखना है। और ये कब, जो GD बिरला जो पुरस्कार दिया जाता है, ये इसकी स्थापना कब की गई थी, 1991 में की गई थी, 1991 में की गई थी। और क्या है कि जो 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को विज्ञान की कोई भी शाखा हो उसमें ये प्रदान किया जाता है। लेकिन वो साइंटिस्ट की उम्र कितनी होनी चाहिए, 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। और इसमें दिया क्या जाता है, 5 लाख रुपए का कैश पुरस्कार दिया जाता है। और जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनका चयन कौन करता है, तो उनका चयन एक चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसके जो प्रोफेसर हैं, वर्तमान में जो प्रमुख हैं, वर्तमान में जो वहाँ के हेड हैं, जो चयन बोर्ड जिसके द्वारा चयन किया जाता है, तो वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनका नाम है, वहाँ के जो हेड हैं उनका नाम है प्रोफेसर चंद्रिमा शाह, जो किसकी अध्यक्ष हैं, जो INSA का मतलब भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की क्या है, चंद्रिमा शाह अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो बिरला फाउंडेशन है, ये 3 क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करता है। एक सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास सम्मान, एंड थर्ड क्या है, GD बिरला सम्मान। तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो कौन बन गई हैं, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो है ये क्या है, तेज गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज। तो ये क्या है, 250 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये भी आपको मतलब ये कितने साल की हैं, 39 ईयर की हैं। तो 39 साल की एज में ये जो झूलन गोस्वामी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट ले चुकी हैं। और ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 200 से ज़्यादा विकेट लिए हैं और 250 विकेट लेकर के नया क्या किया है, रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। और भी अगर कुछ क्वेश्चन, जैसे ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, स्मृति मंधाना। तो ये सब पुराने क्वेश्चन है जो बार बार मैं बोलती रहती हूँ, रिवीजन हो जाता है ताकि याद रहे। और ये झूलन गोस्वामी रहने वाली कहाँ की है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की। तो ये भी ध्यान रखना है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 2 बार ही क्वेश्चन हो गया, कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO, जिसको कह सकते हैं UNO, इसने किस दिन को हाल ही में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापना करने को प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस्लामोफोबिया क्या है, जैसे हाइड्रोफोबिया होता है, किसी चीज़ से डर को क्या कहते हैं, फोबिया नाम दे दिया जाता है, उस नाम को ऐड करके आगे फोबिया कर दिया, किसी चीज़ से डर। तो जैसे इस्लामोफोबिया, इस्लाम से डर।
तो इसके लिए क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कब? 15 मार्च को। उन्होंने कहा कि अब 15 मार्च को क्या मनाया जाएगा, 2022 से ये स्टार्ट किया गया, मतलब स्टार्ट किया जाएगा 15 मार्च को, क्या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को ये मंजूरी दे दी गई है। अब पहले हम लोग जान लेते हैं यूएनओ के बारे में। ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसमें क्या है, 193 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। और इसमें जो 193 सदस्य देश हैं, और ये देख लेते हैं कि ये, एक मिनट, और यूएनओ को क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और इसमें 193 सदस्य हैं यहाँ पर। और ये क्या है, इसमें जो इसके जो हेड हैं यूएनओ के, उनका क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कहा गया कि 15 मार्च 2022 को इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से ये प्रस्ताव किसने पारित किया? तो किसने किया? पाकिस्तान के जो राजदूत हैं, उनका नाम है मुनीर अकरम, उन्हीं ने इसको पेश किया इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से, OIC की ओर से। और ये जो है, ये मतलब उस दिन को प्रदर्शित करता है, चिन्हित करता है, जब क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने जो बंदूक धारण करते हुए क्या किया, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में 2 मस्जिद में इंटर करता है और वहाँ पे 25 उपासकों को मौत के घाट उतार देता है, और जिसमें उसमें से 40 लोग घायल हो जाते हैं। तो इसी को चिन्हित करने के लिए ये क्या है, 15 मार्च को इस, क्या नाम है इसका, इस्लामोफोबिया नाम का 15 मार्च को मनाए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन क्या है कि जो भारत है, बस मतलब भारत के जो प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति, इन्होंने बताया कि क्या बताया इसमें, इन्होंने भारत की तरफ से जो है, इन्होंने इसको चिंता का विषय बताया। भारत ने इसको चिंता का विषय बताया। इन्होंने कहा कि क्या नाम है, जो ये एक कोई मिसाल कायम नहीं कर रहा है, ये जो प्रस्ताव अपनाया जा रहा है, ये कोई मिसाल कायम नहीं कर रहा है, जो चुनिंदा धर्म के आधार पर क्या कर रहा है, फोबिया पर कई प्रस्ताव को जन्म देगा, और ये संयुक्त राष्ट्र को क्या करेगा, धार्मिक शिविर में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, बांट देगा। तो एक धर्म को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के स्तर पर बढ़ाए जाने के खिलाफ फोबिया पर इन्होंने क्या किया, भारत ने चिंता व्यक्त किया और कहा कि इससे क्या होगा, धार्मिक भय के समकालीन रूप से बढ़ रहे हैं। ये भारत ने कहा, विशेष रूप से देखा जाए तो हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी, सिख विरोधी फोबिया। तो इस हिसाब से केवल एक धर्म को लेकर के उसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करना, ये क्या है, बहुत आगे तक नहीं जाएगा, ये कोई मतलब बढ़िया स्टेप नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। तो चलते हैं, अपने धर्म के आधार पर ऐसा कोई नहीं किया जाना चाहिए, ये भारत की तरफ से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है और लास्ट भी क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में 5वां अपतटीय गश्ती पोत, कौन सा है, 5वां है। भारतीय तटरक्षक के पोत सक्षम को कहाँ पर कमीशन किया गया, कहाँ पर इसकी नियुक्ति की गई है, तो गोवा। कहाँ पर की गई है, गोवा। और इसको जो रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, उन्होंने ही इसको यहाँ शामिल किया है। अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका अगर हम लोग आकार देखें वो 3702 वर्ग किलोमीटर है मात्र। भले ही ये राज्य का सबसे छोटा है, मतलब ये भारत देश का सबसे छोटा भले ही राज्य है, लेकिन अगर देखा जाए व्यक्ति आय के मामले में तो सबसे अमीर राज्य में ये है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या हुआ था 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत के आज़ाद होने के बाद भी जो गोवा था वो भारत का पार्ट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये किसके कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। और क्या होता है 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन विजय। और इसी के तहत गोवा मुक्ति संग्राम या फिर गोवा मुक्ति आंदोलन भी इसको कहा जाता है, जो ऑपरेशन चलाया गया। और इस कार्यवाही में तीनों सेनाओं ने भाग लिया, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। और पुर्तगालियों से आज़ाद होने के बाद क्या होता है 1987 में 1987 में गोवा को भारत का
राज्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। चलते हैं फटाफट लास्ट यानी 16 मार्च का रिवीजन कर लेते हैं। चर्चा में रहा शब्द कैडी वाइपर क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का मालवेयर है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला श्रेणी में किसे चुना गया? एमिलिया केर को चुना गया है। किस हाई कोर्ट ने 15 मार्च 2022 को फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं है? तो कर्नाटक हाई कोर्ट। तो कर्नाटक के बहुत सारे इस समय चर्चा में है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने बताया ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक, विमेन एट दी वर्क कार्यक्रम कर्नाटक ये भी है, और अभी दिशांक ऐप कर्नाटक, भूमि परियोजना कर्नाटक, तो ये सब ध्यान रखना है। और हिजाब वाला भी किसने फैसला सुना है? कर्नाटक हाई कोर्ट। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम। युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसरो से संबंधित है। रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री हैं। सिप्री द्वारा जो 14 मार्च को रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार भारत को सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो रशिया है, जो हथियार सबसे ज़्यादा भारत को देता है। देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? पुणे, महाराष्ट्र। किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन। और हाँ, कुछ और न्यूज़ है जो मैं बता दे रही हूँ, मैं पिछले 2-3 दिन से अपलोड नहीं हुआ तो मैं आपको बताते चलूँ। जैसे क्या हुआ, अभी चक्रवात का खतरा आया हुआ है जिसका नाम है आसनी। ये कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर के ऊपर। किसके कारण? कम दबाव। कहाँ पर चक्रवात कहाँ आता है? जहाँ पर क्या हो, कम दबाव होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, 21 मार्च को चक्रवात आया है। कहाँ पर? ये देखना है, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर। और यह बांग्लादेश और उससे सटे उत्तरी म्यांमार की ओर बढ़ सकता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने से पहले। और ये अंडमान अभी क्या है? ये अंडमान निकोबार की ओर बढ़ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देश में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार की शुरुआत हो गई है। देश में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार की शुरुआत हो गई है। और ये किसका शुभारंभ किया गया? टोयोटा मिराई। ये ध्यान रखना है, क्या है इसका नाम है? टोयोटा मिराई, जिसका अभी क्या किया है, सबसे उन्नत तकनीकी मिशन विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन, जिसको FCEV। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है, ये भारतीय सड़कों और जलवायु पर हाइड्रोजन, यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन और FCV प्रौद्योगिकी की अनूठी उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करके देश में क्या करना है? ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इको सिस्टम बनाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, और जो 2047 तक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बना देगी। ऊर्जा में 2047 तक क्या कर देगी? आत्मनिर्भर बना देगी। तो ये भी मैंने बता दिया आपको। गोवा और मणिपुर में सीएम के नाम तय हो गए हैं। प्रमोद सावंत ही जो पहले थे वही होंगे, और एन बीरेन सिंह जो हैं मणिपुर के सीएम होंगे। और ये खुशहाल देश मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड। और बात करें अफ़गानिस्तान, तो ये सब मैंने बता दिया। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? PM मोदी। ये तो कई पिछले साल से ही लोकप्रिय चले आ रहे हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है जो भी न्यूज़ में था, और भी जो छूटा होगा वो मैं धीरे धीरे 1-2 लेक्चर में क्लियर कर दूंगी, जो 2-3 दिन पीछे छूटा हुआ है। बाकी आप लोग क्या करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी नए देख रहे हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।